हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्रैमर रूल्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये टॉपिक जो है कितना इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए या उन साथियों के लिए जो एल्ट्री ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस बार का जो एल्ट्री ग्रेड का जो एग्जाम होने वाला है वो प्री और मेंस पर आधारित है, यानी एमसीक्यू बेस आपको आना चाहिए और साथ में डिस्क्रिप्टिव भी आना चाहिए। सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इसको क्लियर कर पाओगे ना। तो यहाँ पर जो क्रैमर रूल है ये इस तरह के इस टॉपिक से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे आप क्वेश्चन दिखा सकते हैं, जो ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये टीजीटी परीक्षा 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करिए क्रैमर रूल से ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन चेक करने थे, लेकिन ऑप्शन से तो हम चेक कर लेंगे, यहाँ पर रख करके देख लेंगे कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वो तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में अगर ये आ गया कि इसको सॉल्व करिए क्रैमर रूल से, तो आपको पूरा बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो साथ में उन विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो इंटर में है, ठीक है। इंटर में सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन फिर भी आगे चलकर कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए, क्रैमर रूल से कैसे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक, किस तरह के समीकरणों को हल करने में इसका यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन इसकी पूरी थ्योरी क्या है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए इसका नाम में छिपा हुआ है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या है? एक प्रकार का लीनियर इक्वेशन का कलेक्शन होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास यहाँ कलेक्शन दे रखा हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर d1। दूसरा है समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। तीसरा समीकरण है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ठीक है, ये हमारे पास 3 समीकरण दे रखे हुए हैं। अब 3 समीकरण में भी 2 कैटेगरी की चीजें बांटी गई हैं। एक है हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक नॉन होमोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस इक्वेशन। इनमें क्या डिफरेंस है ये हम समझते हैं। डिफरेंस इतना है कि जब जो है राइट साइड में जो कांस्टेंट है d1 d2 d3 यानी एक कांस्टेंट टर्म है, अगर ये सारे जीरो हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर सारे जीरो हो चुके हैं, तो इस केस में हम इसको होमोजीनियस बोलेंगे। अदरवाइज अगर इसमें सारे जीरो नहीं है, एक भी अगर नॉन जीरो मिल गया, जैसे 2 जीरो हो जाए, 1 जीरो ना हो, तो वो फिर नॉन होमोजीनियस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, ये जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा है ये होमोजीनियस। देखिए होमोजीनियस को समझिए, होमोजीनियस होता क्या है। होमोजीनियस का मतलब होता है डिग्री समान होनी चाहिए, हर पद की डिग्री। जैसे आप इस समीकरण को देखो तो यहाँ लिखा है a1x, इसकी डिग्री यहाँ पर कितनी दे रखी हुई है, यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री 1 दे रखी हुई है, और d1 की डिग्री 1 नहीं, क्योंकि d1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट की जो डिग्री होती है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं d1 इंटू 1, और यहाँ 1 की डिग्री ले सकते हो x की घात 0। तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0 हो रही है। तो यहाँ पे हर पद की डिग्री समान नहीं है, इसलिए इस पूरे समीकरण को होमोजीनियस नहीं बोला जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, इसको क्यों होमोजीनियस बोला जाएगा इसको समझिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं a1x, x की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पर y की घात 1 है, z की घात 1 है, और 0 का कोई मतलब नहीं, 0 कोई डिग्री नहीं होती, नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर देखिए हर पद की डिग्री समान है, तो इसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। देखिए तीनों समीकरण में डिग्री समान है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसलिए इस कलेक्शन को जो 3 समीकरण दिए हैं रैखिक समीकरण, ये जो है आपका क्या कहलाएगा? होमोजीनियस कहलाएगा। ये था हमारा नॉन होमोजीनियस और ये था हमारा होमोजीनियस। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर भी हम समझ लेते हैं किस प्रकार। कोई एक एग्जाम्पल लिखिए, आप अपने आप लिखिए और हम अपना लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 4, ठीक है। x माइनस वाई प्लस z बराबर 6, x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 1। आप देख सकते हो यहाँ पर 4 6 1 को हमने यहाँ पर 0 नहीं किया है, तो ये हमारा जो है कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? ये हमारा चला जाएगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पर अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर आप सारे 0 कर दिए। चलिए इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, सारे कांस्टेंट 0 कर दिए, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस 3z बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई प्लस z बराबर 0, और ये बन जाएगा लास्ट वाला x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 0। तो इस समय देखिए राइट साइड में तीनों के तीनों 0 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो है
जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो कैटेगरी में बांटा गया, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस, दो कैटेगरी होती है। अब आगे देखिए, चलिए अगला स्टेप बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ क्या होता है, आपने पढ़ रखा हुआ है, किसी भी समीकरण का अगर हल क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू होती है, अगर समीकरण रखे वो सेटिस्फाई कर जाए तो वो उसके हल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ पर ठीक है 3 समीकरण दे रखे हुए हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स वाई जेड which simultaneously satisfy these 3 equations is called solution। क्या कहलाएगा, यानी x और y z इस तीनों समीकरण में रखें, अगर इन दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर जाए तो वो जो x y z का जो कलेक्शन होगा वो इसका सोल्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे हमारे पास लिखा है x बराबर 3 y बराबर 4 z बराबर 6 इज ए सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जैसे हमारे पास देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 3 समीकरण दे रखे हुए हैं, 5x - 6y + 4z बराबर 15 है, यहाँ पे लिखा 7x + 4y - 3z बराबर 19 है, यहाँ पे 2x + y + 6z बराबर 46। तो हमारे पास 3 समीकरण दे रखे हुए और ये तीनों समीकरण हमारे नॉन होमोजीनियस के हैं। तो यहाँ पर जो हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ परिभाषा बात कर रहे हैं, सोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर x बराबर 3 y बराबर 4 z बराबर 6 रख के देखिए तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले समीकरण देखते हैं, यहाँ पर इस समीकरण को देखिए, तो यहाँ पे रखेंगे 5 गुणे x की जगह पर 3 रख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे 6 -6 और यहाँ पे रख दीजिए, y की जगह पे आप 4 रख दीजिए, और यहाँ पे रहा z, ये 4 z की जगह पे 6 रख दीजिए, बराबर में 15, ठीक है। इसको सेटिस्फाई करिए, हो गया 15, ये 6 चौके 24, ये हो जाएगा 6 चौके 24 बराबर 15, 24 24 कट गया, 15 बराबर क्या आ गया, 15 आ गया। एक बात तो क्लियर हो गई कि ये एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू है पहले समीकरण को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरे समीकरण को चेक कर लीजिए, सेम इसी प्रोसेस से देखिए दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड समीकरण की, यहाँ पर 7 गुणे 3 हो जाएगा, और यहाँ 4 y 4 × 4 हो गया, माइनस का 3z है, 3 × 6 बराबर ये 19 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 21 हो गया, 4 चौके 16 और ये 36 हो गया, ये 19, यहाँ से 21 और माइन ये बचेगा, यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से यहाँ देखिए 16 यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इसको सही कर लीजिए, ये कितना था, ये 3z 3 × 6 है ना, 36 का 18, इसको 18 कर लीजिए, तो 18 इसमें घटा देंगे, 60 में 18 बच जाएगा, तो यहाँ से 2 बचेगा, और 2 21 में घटा देंगे तो ये 19 बराबर 19, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर गया दूसरे समीकरण को भी, तो इसका मतलब है ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह सेम हम क्या करने वाले हैं, तीसरे को भी देख लेते हैं, तीसरे को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा समीकरण क्या देखा हुआ है, यहाँ देखिए, तीसरा है 2x + y, तो यहाँ से रखिए 2 रख दीजिए, यहाँ से 2 × 3 और y है हमारे पास 4 और यहाँ पे 6z यानी 6 × 6 बराबर यहाँ से 46। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 दूना 6 और ये 4 हो जाएगा 36, ये 46 हो जाएगा। इसको हल कर लिए 46 हो जाएगा ना, ये 46 हो गया हमारे पास, ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास x, y और z की जो वैल्यू दे रखी हुई थी, ये तीनों के तीनों को समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये x बराबर 3 y बराबर 4 z बराबर 6 ये इसका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन एक का नहीं होगा, इस पूरे कलेक्शन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये रही परिभाषा सोल्यूशन की, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 5 लिखा है, y बराबर -6 लिखा है, इज ए सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने 2y यहाँ पर 2 वेरिएबल हमने 3 समीकरण लिए हैं, तीनों समीकरण के हल देखिए, यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखा x बराबर 5 x बराबर -1 निम्नलिखित समीकरण प्रणाली के हल हैं। तो आप देखिए 5 रख दीजिए, 5 यहाँ रख दीजिए, 5 में 1 घटा दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 5 - 1 बराबर 6, तो ये 6 बराबर 6 आ रहा है, यहाँ से देखिए 6 बराबर 6, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब नीचे देख लीजिए, यहाँ से 5 + 1 + -1 बराबर यहाँ से 4 दिया है, और आपको पता है 5 में 1 चला जाएगा, 4 बचेगा, तो इसका मतलब 4 बराबर 4। इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यू है इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये दरअसल ये सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन का, एक हल वाला, तो हमने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर देखिए लिखा 2 चर वाले रैखिक समीकरण निम्नलिखित के अनंत हल है। यहाँ पर देखिए x + y बराबर 6 लिखा हुआ है, तो
तो यहाँ पर इसके अनंत हल किस प्रकार से, ये हम यही सब चीजें हम यहाँ पर इस क्लास में सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी अगर बात करें तो x प्लस वाई बराबर 6 लिखा, देखिए पहचान क्या होती है इसकी, दो चरों में x प्लस वाई बराबर क्या लिखा है, 6 लिखा है। इसको समझिए, इसको 2 से भाग कर दीजिए, नीचे वाले को देखिए सेम मिल जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6 सेम मिल गया ना। ये पहचान होती है, हमेशा याद रखिएगा, दो चरों में जो रैखिक समीकरण होंगे तो उसके अनंत हल वाला वो पकड़ में ही आ जाता है। आप देखेंगे दूसरे एक को भाग करेंगे, देखिए दोनों आइडेंटिकल हो जाते हैं, ये इसकी पहचान है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए निकल के आ रहा है x प्लस वाई बराबर 6, इसके अनंत हल कैसे हो गए। आप एक चीज बताइए, दो संख्याओं का जोड़ 6 है, तो आप कोई दो संख्याएं चुनिए, जैसे 2 और 4, उनका जोड़ 6 हो गया, तो x बराबर 2 और y बराबर 4 जो है इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से कोई और सोल्यूशन सोचिए, जैसे x बराबर अगर हम ले लें 5 और y बराबर 1 ले लें, तो 5 और 1 का जोड़ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा ये भी इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके कितने अनंत हल होंगे, यानी दो संख्या ऐसी ढूंढिए जिनका जोड़ 6 हो, तो इस तरह से हम ढूंढते रहेंगे तो संख्या नहीं कम होगी, हमारा समय खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझिए। तो अगला देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव नो सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 6 लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 4 लिखा है। तो एक चीज आप हमको खुद बताइए, आप खुद समझिए कि दो संख्याओं का जोड़ एक बार 6 लिखा है और वही लिखा है दो संख्याओं का जोड़ एक बार 4 लिखा है। तो इससे यही पता चल रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ एक ही आंसर आएगा, दो कभी नहीं आ सकता है। तो इसका नो सोल्यूशन, नो एनी वेरिएबल ना, ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं होगा जो इन दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करे। एक को करेगा तो दूसरे नहीं करेगा। जैसे हम 2 और 4 ले लें, 2 और 4 ले लिए तो 2 और 4 का जोड़ 6 तो हो जाएगा, लेकिन 2 और 4 का जोड़ 4 नहीं होगा। तो इसको सेटिस्फाई करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये रहे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सोल्यूशन का। हमने आपको जो है 3 वेरिएबल में भी आपको दिखाया हमने यहाँ पर, 3 वेरिएबल में कैसा सोल्यूशन होता है, और यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल में भी हमने आपको दिखाया। तो एक बात तो एक क्लियर हो गई, अगर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो उसमें कितने सोल्यूशन निकल के आ रहे हैं। टाइप सोल्यूशन ऑफ द नेचर की अगर बात करो तो सोल्यूशन 3 कैटेगरी बांटी गई है। पहली कैटेगरी ये है कि इसका एक हल होगा, दूसरी कैटेगरी ये है कि इसके अनंत हल होंगे, तीसरी कैटेगरी है इसका कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो बनता है उसमें 3 ही संभावनाएं हैं, यूनिक हल है ना, दूसरा क्या है इनफाइनाइट सोल्यूशन, और अगला है नो सोल्यूशन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है नेचर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये वही चीज है जो हमने अभी जस्ट आपको समझाई कि नेचर क्या होता है। आप देखिए हमारे पास अगर 3 समीकरण दे रखे हुए हैं, 3 चरों में है यहाँ पर x y z में, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक संगत लिखा है, एक असंगत लिखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझिए। संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है, यानी कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए आप इतना याद रखिए कि ये हमारे पास सिस्टम ऑफ क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल में है। हमारे पास 3 समीकरण दे रखे हुए हैं, इसका अगर सोल्यूशन निकालें, ठीक है, तो इसमें 2 ही संभावना, या तो सोल्यूशन निकलेगा या तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो संगत का मतलब ही यही होता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करना, ठीक है। यानी जब कभी भी किसी भी निकाय का या कोई भी हमारे पास संग्रह दे रखा हुआ है 3 समीकरण का या 2 समीकरण का 2 चरों में, तो उसका अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो संगत कहलाएगा, अगर सोल्यूशन नहीं निकलता है तो वो असंगत कहलाएगा। तो आपको पता है सोल्यूशन निकालने की पद्धतियां, या तो एक हल होगा, याद रखिए इस चीज को, या तो एक हल होगा और या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी अनेक हल होंगे। 2 ही संभावना है, इसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 ही हल हो, ठीक है। किसी भी निकाय के अगर हल की बात करें, या तो यूनिक हल देगा या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देगा, ये 2 ही केस होते हैं। अगर नहीं होगा तो इसके अलावा तीसरा केस होता है नो सोल्यूशन का। तो यहाँ पर देखिए असंगत के केस है, नो सोल्यूशन का एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर संगत की बात करें तो यहाँ पर 2 केसेस है, एक यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए लिखा है मेथड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हमने पढ़ा भी सोल्यूशन किस क्या होते हैं, ठीक है, उनका नेचर भी पढ़ लिया, एक संगत और एक असंगत, और उसमें भी पढ़ा हमने यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। तो अब यहाँ पर देखिए इनको हल करने की विधियां भी होंगी। तो विधियां 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मैट्रिक्स मेथड है, दूसरा क्रैमर रूल है। ये अब आज की जो क्लास में बात करें क्रैमर रूल्स की बात करेंगे। मैट्रिक्स मेथड जो है अगर आप लोग कहेंगे तो मैट्रिक्स मेथड का पूरा वीडियो पीपीटी में बना करके हम आपको समझा देंगे, पूरी जड़ बता देंगे, इसको कैसे हल किया जाता है, इसके पूरे केसेस बता देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आज की क्लास में हम क्रैमर रूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्रैमर रूल देखिए, क्रैमर रूल में लिखा है
आपको इतना आपको पकड़ना चाहिए कि क्रैमर रूल में डी क्या होता है, D1 क्या होता है, D2 क्या होता है और D3 क्या होता है, इतना आप समझ लीजिए। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 चरों में रैखिक समीकरण दिए हैं, ठीक है ठीक है। यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 z बराबर d1 है, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, अगला है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3, ठीक है। 3 समीकरण है। आप एक चीज बताइए, a1 b1 c1 ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x y z है, ठीक है। a2 b2 c2 क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x y z है दूसरे समीकरण के। a3 b3 c3 क्या है, ये क्या है, कोफिशिएंट जो है वो तीसरे समीकरण। इतना क्लियर हो गया, इतना अगर क्लियर हो गया तो ये जो डी बना है देखिए वही लिखा हुआ है a1 b1 c1, a1 b1 c1, और ये डी क्या है, और दूसरी रो कैसे बनी, ये a2 b2 c2, a2 b2 c2, और ये देखिए तीसरी क्या है a3 b3 c3, यहां से है a3 b3 c3। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि जो डी मैट्रिक्स होती है वो जो समीकरण का सिस्टम होता है उनके कोफिशिएंट से बनती है। ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये डिटर्मिनेंट है, ये सारणिक है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं मैट्रिक्स वाले में, ये जो कोफिशिएंट होते हैं वो यहाँ पे जो बनती है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आव्यूह है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये सारणिक है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये सारणिक है, इतना ध्यान रखिएगा। इसमें सारणिक होता है और इसमें क्या होता है, ये आव्यूह होता है। और यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें देखिए एक ही कॉलम है तो यहाँ पर वेरिएबल लिए गए एक्स वाई जेड, और बी क्या है, कांस्टेंट से बनता हुआ D1 D2 D3। बिल्कुल आप वहीं से यहाँ पर बना सकते हैं। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे, आप कहेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर समझिए ये D1 कैसे निकला, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। D1 कैसे निकला, D1 D से ही आया है, D से आया है। कैसे, यहां देखिए पहले कॉलम को देखिए, A1 A2 A3 लिखा है, इसको आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, इसकी जगह पर डाल दीजिए D1 D2 D3। क्या लिखा है, D1 D2 D3। बाकी एज इट इज कर दीजिए, देखिए B1 B2 B3 यहाँ लिखा है और फिर लिखा C1 C2 C3 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो D1 हमारे पास ये हो गया। ये क्या है हमारे पास, D2 है। D2 कैसे आया, D2 आया, सेकंड कॉलम को रिमूव कर दिया गया है। सेकंड कॉलम को क्या कर दिया गया है, इस बार इसमें सेकंड कॉलम रिमूव कर दीजिए। यहां से देखिए ये वाला कॉलम रिमूव कर दीजिए, देखिए, और बाकी वही रखिए, A1 A2 A3 वही रखा, C1 C2 C3 वही रखा। बस केवल आपको क्या करना है, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देना, किससे, D1 D2 D3 से। ये क्लियर हो गया। अब D3 में आ जाइए, D3 कैसे निकाला गया है, D3 बिल्कुल उसी तरह से आप पता है, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट कॉलम को रिमूव किया, यहाँ सेकंड कॉलम को रिमूव किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को रिमूव करेंगे। थर्ड कॉलम में क्या है, D1 D2 D3। यहाँ पर देखिए कैसे आया, C1 C2 C3 था D में, तो इसको हटा दिया गया है, इसकी जगह पर लगा दिया D1 D2 D3। बाकी दोनों कॉलम आपके सेम रहेंगे, A1 A2 A3। देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 B1 B2 B3। तो आपको एक चीज समझ में आ गई है कि ये डी कैसे निकाला गया है और यहाँ से D1 D2 D3 कैसे निकाला गया। आप कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अगर यहाँ पर हमारे पास दो चरों में होगा, क्या होगा, दो चरों में होगा तो बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा, बस खाली इतना होगा, C1 C2 नहीं होगा, D बराबर हमारे पास आ जाएगा A1 B1 A2 B2, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर D1 निकलेगा, D2 निकलेगा, D3 नहीं निकलेगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो ये आसान है, इसको समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। अब वो चीज आ गई। अब हम शुरुआत कर रहे हैं सॉल्यूशन की। ये तो हमने पढ़ लिया कि डी और D1 D2 D3 कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास लिखा हुआ है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इस क्लास में बात करेंगे कि नॉन होमोजीनियस का कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं क्रैमर रूल से। और यहाँ पे कितने चरों में लिया गया है, दो चरों की बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास लिखा हुआ है A1x प्लस B1y बराबर C1 है। यहाँ पे लिखा A2x प्लस B2y बराबर C2। यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण दे रखे हुए हैं, दो चरों में दे रखे हुए हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। आपको हमने अब समझाया था डी कैसे निकलेगा, इनके कोएफिशिएंट से बना है A1 B1 A2 B2, तो वो हमने नोट कर दिया यहाँ पे। D1 कैसे आया, D1 कैसे आया, आपको पता है फर्स्ट कॉलम को अगर हम रिप्लेस कर दे किससे, C1 C2, तो देखिए हमने यहाँ C1 C2 से रिप्लेस कर दिया, D1 आ गया। D2 कैसे आएगा, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देना है C1 और C2 से, तो हमारा D2 आ गया। तो ये कैसे D1 D2 निकला, ये चीज तो क्लियर हो गई, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या संभावनाएं हैं।
जाहिर सी बात है D1 D2 सारणिक है, तो इनको हल करेंगे, कोई ना कोई वैल्यू देगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, तो वो नंबर हम जीरो से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर 3 केसेस दे रखे हुए हैं। एक केसेस है D बराबर नहीं जीरो है, यहाँ एक केसेस है D बराबर जीरो, दूसरा केस भी D बराबर जीरो। तो D बराबर जीरो के 2 केस हैं, D नॉट इक्वल टू जीरो का सिर्फ एक ही केस है। समझिए, यानी कि अगर ये D कोई नंबर आ जाए, जैसे सपोज करिए 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, मतलब जीरो ना है, जीरो ना है, और कोई भी नंबर आ जाए, तो इसको हल करें तो नॉन जीरो नंबर आ जाए, डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका केस होता है यूनिक सोल्यूशन का। क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन केस होता है, केवल एक हल होगा, और एक हल होगा, उसका सूत्र क्या होगा? x बराबर d1 अपॉन डी, यानी जो d1 की वैल्यू निकाल लेंगे उसको d से भाग कर देंगे इस तरह से, तो हमारा x निकल आएगा। इसी तरह से y निकल आएगा, d2 बाई d कर देंगे तो हमारा y निकल आएगा। ये क्लियर हो गया। अब रही बात d बराबर जीरो की, तो d बराबर अगर जीरो हो जाए तो d1 d2 के बारे में सोचिए। अगर d जीरो हो गया, अगर d1 d2 भी जीरो हो गए, यानी तीनों जीरो हो जाए, एक चीज यहाँ क्या निकल के आ रही है? तीनों जीरो हो जाए, तीनों जीरो हो जाए। तो अगर तीनों जीरो हो गए तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर तीनों जीरो हो गए तो इस केस को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये सिर्फ 2 वेरिएबल के लिए बात चल रही, 3 वेरिएबल की भी बात नहीं कर रहे हैं। ये किसका कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, और सोल्यूशन को निकालने का तरीका क्या होगा? x बराबर k पुट कर देंगे तो y हमारा निकल आएगा, या जैसे यहाँ पर x की जगह k पुट कर दिया, तो यहाँ पर देखिए x बराबर अगर हम k पुट कर दें तो हो जाएगा a1k b1y बराबर c1, तो y बराबर आ जाएगा c1 माइनस a1k और अपान में क्या आ जाएगा b1, है ना। तो यहाँ से देखिए y बराबर क्या आ गया? c1 माइनस a1k, और यहाँ से आ जाएगा b1, यहाँ से b1 कर लीजिएगा, यहाँ से b1 आ जाएगा ना। यहाँ से देखिए, अगर एक चीज और देखिए, अगर यहाँ पर अगर हम इसमें अगर x बराबर k करते हैं तो आ जाएगा c2 और माइनस का यहाँ से रख दीजिए, यहाँ पे एक के रख दीजिए, तो a2k यहाँ हो जाएगा a2k, और ये अपान में b2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें k रख देते हैं तो यहाँ से x बराबर k आ जाएगा, और y बराबर आ जाएगा यहाँ से c2 माइनस का यहाँ से k रख दीजिए a2k, और अपान में आ जाएगा यहाँ से b2। ठीक है, तो या तो एक आंसर ये होगा या तो ये आंसर होगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में भी ये करेंगे। नो सॉल्यूशन का केस क्या है? अगर d बराबर जीरो है, वन ऑफ d1 एंड d2 नॉन जीरो, इसका मतलब है कि d1 और d2 में अगर एक भी जीरो नहीं आया, ठीक है, एक भी जीरो नहीं, चाहे ये नॉन जीरो हो चाहे ये नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो आ जाए, तो इसका मतलब 100% नो सॉल्यूशन केस है। ठीक है, तो ये केसेस थे, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया जाए। जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो थ्योरी क्लियर नहीं होगी, है ना। एक एक चीज पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमारे पास दिया है क्रैमर नियम के उपयोग करके दो चरों वाले रैखिक समीकरण को निम्नलिखित प्रणाली को हल करना है। यहाँ पर आंसर भी हमने दे रखा ताकि जब आप हल करो तो आंसर आप मैच कर सको। ठीक है, हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं, x माइनस वाई बराबर 6 है और x प्लस वाई बराबर 4 है। ठीक है, यहाँ पर क्या करिए, एक काम करिए, यहाँ से सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं। निकालने का तरीका क्या बताता है? कोएफिशिएंट से बनेगा, तो यहाँ से 1 यहाँ से 1, इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे क्या करेंगे, आप यहाँ से d1 निकाल लीजिए। d1 कैसे निकलेगा? d1 को पता है, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे 6 और 4 से, 6 और 4 से रिप्लेस कर दिए, यहाँ से आ गया -1 और ये 1, इतना क्लियर है। अब आप d2 निकाल लीजिए इसी तरह से। d2 कैसे निकलेगा? आपको क्या करना है, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया 6 और 4 से, तो सेकंड के 6 और 4 रख दिया और फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रखा, यानी 1 1। इतना क्लियर हो गया, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, क्या आता है यहाँ से 1 ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब d बराबर आ गया 2। क्या आ गया? d बराबर 2 आ गया। यहाँ से d1 बताइए क्या आएगा? 6 प्लस 4 हो जाएगा, यानी यहाँ से 10 आ जाएगा, और यहाँ से देखिए d2 बराबर क्या आएगा, इसको 4 माइनस 6, ये माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बात हमें बताइए, d1 बराबर आया है 2, क्लियर है, और d1 बराबर आया है 10, इतना क्लियर है, और d2 बराबर क्या आया है? d2 बराबर आया है -2। तीनों चीज निकाल लिया हमने। हमारी शर्त क्या कहती है? अगर देखिएगा, शर्त कहती है यहाँ पे दो केसेस हैं, अगर d बराबर क्या आ जाए,
डज नॉट हो जाए तो केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? ठीक है, अगर डी बराबर 0 आ जाए तो क्या होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, अगर यहीं पे अगर डी जो है हमारा, यहां से देखिए, अगर डी बराबर 0 आ जाए, यहाँ पर दो केसेस चलेंगे। कौन कौन से? एक डी बराबर 0 साथ में इसके d1 बराबर d2 बराबर 0 हो जाए तो ये हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और यहां पर देखिए, अगर d1 या d1 d2 डज नॉट इक्वल टू 0, इसमें से कोई एक नॉन जीरो हो जाए तो ये है केस है नो सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन का केस बस। ठीक है, तो यानी संभावनाएं दो हैं, एक या तो डी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा या तो डी बराबर 0 होगा। तो डी डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया है तो ये केवल एक हल का होगा। तो यहाँ पे x बराबर हमने पढ़ा है d1/d सूत्र हो जाएगा और y बराबर पढ़ा है d2/d हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम, तो ये हमारा हल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर d डज नॉट इक्वल टू 0 आया हमारे पास, तो ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है, ये हमारा केवल एक हल होगा। हल क्या होंगे, केवल एक हल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, केवल एक हल होगा। इसको देखते हैं, अगर केवल एक हल होगा तो यहां ध्यान दीजिए क्या करने वाले हैं कि जो x बराबर सूत्र होता है वो होता है d1/d, है ना। तो d1 की वैल्यू कितनी, यहां से देखिए d1 बराबर 10 है, तो 10 को हम क्या करेंगे, d से भाग कर देंगे 2, ये हमारे पास 5 आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर देखिए x बराबर 5 दे रखा हुआ, हम पहले आपको बताए थे। ठीक है, और यहाँ से देखिए y बराबर क्या आएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा d2/d। ठीक है, तो d2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से -2 रखी है, यहाँ -2 रख दीजिए, तो -2/d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 2 रखिए, 2 रख दीजिए, इसको काट दीजिए और ये -1 आ गया। तो देखिए y बराबर -1 आ रहा है। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। ये कौन सा केस था, d डज नॉट इक्वल टू 0 का केस था, इसको आपको हल करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रैमर नियम से, इसको भी हल करना है। यहाँ पर देखिए ये हमने क्वेश्चन लिया है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसका डी निकालिए, चलिए डी निकालते हैं इसका। ठीक है, यहाँ डी बराबर क्या आएगा, यहाँ से डी बराबर आएगा 1 1 2 1 2। ठीक है, क्लियर है? देखिए यहाँ से 1 1 2 2 आ गया। अब यहाँ निकाल लीजिए d1 बराबर आएगा हमारे पास, d1 बराबर, नियम आपको बता ही रखा हमने कि फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया 6 और 12 से। ठीक है, और उसके बाद 1 और 2 आ गया। क्लियर, ये हमारा आ गया d1, और इसी तरह से निकालेंगे d2 कैसे निकलेगा, सेम वही चीज, इस बार हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे 1 और 2, और यहाँ से 6 और 12। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ से d निकाल लिए, d को हल करिए, d बराबर क्या है, देखिए d बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 - 2 2 - 2, ये 0 आ गया। d बराबर हमारे पास आ गया, d बराबर आ गया 0, और ये केसेस है हमारा सेकंड वाला। ठीक है, अब d1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखिए 12 - 12, ये क्या है 12 - 12, ये हमारा 0 आ गया। दिस इंप्लाइज d बराबर भी हमारा यहाँ से 0 आ रहा है। अब d1। ठीक है, अब यहाँ से d2 निकाल लीजिए, तो d2 निकालने के 12 कम 12, 6 दूनी 12, तो 12 - 12 कर देंगे तो ये 0 आ गया। तो दिस इंप्लाइज हमारे पास d2 भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ केस पढ़ा था कि अगर d बराबर 0 है और d1 बराबर d2 बराबर, ये सारे के सारे बराबर 0 आ जाते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये तीनों क्या हो गए, ये बराबर हो गए। अगर तीनों ये तीनों क्या हो गए, बराबर 0 हो गए, तो ये कौन सा केस है, ये केस है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। ठीक है, इसका रूल क्या होता है, कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा रूल, ये तो पता चल गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो उसका रूल ये होता है कि y बराबर इसमें k पुट कर दीजिए, तो y बराबर यहाँ से हम क्या करेंगे,
के रखने पर किसी में रख दीजिए, इस समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें रख सकते हो, उसमें कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो इसमें रख देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x प्लस के बराबर आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 6 माइनस के, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब जो हल आया है हमारे पास वो दो आए हैं, एक x बराबर आया है 6 माइनस के और एक y बराबर आया है हमारे पास k, ठीक है। इसको इनफाइनाइट क्यों बोलेंगे, क्योंकि k की वैल्यू आप रखते जाइए, x और y के इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगे। अगर k बराबर 1 ले लो तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अगर k की वैल्यू 2 ले लेते हो तो x बराबर 4 आ जाएगा, अगर k 3 ले लेते हो तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, ठीक है। इस तरह से आप k की वैल्यू रखते जाइए। k इज ए रियल नंबर, k क्या है, k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये बात हमने आपको समझा दिया किस तरह से इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमने डिफाइन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, सेम वही है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन का हमने क्वेश्चन लिया है, सेम इसको हल करना है। एक चीज बताइए, यहाँ नो सॉल्यूशन ये तो हमको दिख रहा है x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 4 नहीं हो सकता, लेकिन क्रैमर रूल कैसे लगाएंगे वो हम समझते हैं ना। तो क्रैमर रूल d बराबर क्या होगा हमारे पास, हमने पढ़ा है 1 1 1 1, ठीक है। और यहाँ से d1 बराबर क्या होगा, d1 बराबर फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए 6 और 4 से, तो ये हो जाएगा 1 1, क्लियर है। अब यहाँ से निकाल लीजिए d2 कैसे निकलेगा, फर्स्ट सेकंड कॉलम को 6 4 से रिप्लेस कर दीजिए 6 और 4 से, तो ये 1 1, ठीक है। अब आप एक काम करिए, सबकी वैल्यू निकाल लीजिए, d बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, ठीक है। और d1 बराबर क्या आएगा d1 बराबर 6 माइनस 4 ये आ गया 2, और d2 बराबर आ जाएगा 4 माइनस 6 यानी -2। एक बात बताइए, ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसको भी आप बोल सकते हो डज नॉट इक्वल टू 0। तो केस हमने पढ़ा था, अगला केस पढ़ा था, अगर d बराबर 0 हो जाए और d1 या d2 है ना, d1 नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और या d2 डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये केस है नो सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन यानी इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि x का और y का ऐसा कोई मान नहीं होगा ये जो दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई करे, यही केस था नो सॉल्यूशन का। तो हमने क्रैमर रूल से दोनों चीजें हमने आपको समझा दी है किस तरह से इसको किया गया है। चलिए अब प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन दे रखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए हमने आंसर भी दे रखा हुआ है, ये हमारा यूनिक सोल्यूशन का था, ये ना, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन का, ये नो सॉल्यूशन का है, ये आपके लिए हम नहीं करेंगे। जो अभी हमने थ्योरी बताई है उसको आप हल करें, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 2 वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट हमें पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, तभी हमको लगेगा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेम यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल, तो यहाँ पर करना नाम होमोजेनियस है, बस अंतर है, अभी तक हम पढ़ रहे थे 2 वेरिएबल वाला, अब हम पढ़ेंगे 3 वेरिएबल वाला। तो 3 वेरिएबल में आपको पता है तो d1 बराबर d2 बराबर d3 ये कैसे निकलता है ये हमने आपको अभी समझा ही दिया है कि ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे आई है, d कैसे आया है, मैट्रिक्स का सॉनिक है, और ये d1 कैसे आया, d2 कैसे आया, d3 कैसे आया, ये हमने आपको समझाया है कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया है, d1 d2 d3 से d1 आ गया है, सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया तो ये हमारा ये आ गया d2, और थर्ड कॉलम को रिप्लेस किया d1 d2 d3 से तो d3 आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसका सोल्यूशन क्या कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा जटिल भी है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हमने क्यों लिखी है, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है समझिएगा। सबसे पहले लिखा है d डज नॉट इक्वल टू 0, लिखा है यूनिक सोल्यूशन, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसमें 2 वेरिएबल में d अगर 0 के बराबर नहीं है तो एक हल होगा और उसका आंसर होगा x बराबर d1/d, y बराबर d2/d, z बराबर d3/d। वहां पर सिर्फ ये वाला पॉइंट नहीं था, ये दोनों थे, तो इसका मतलब इसको रखने में आपको तकलीफ नहीं होगी, जो 2 वेरिएबल के लिए वही 3 वेरिएबल की है। यहाँ पर देखिए d बराबर क्या लिखा है, 0, क्या लिखा है, d बराबर 0 लिखा है, और d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 0, ये वही केस हो गया कि अगर d 0 हो जाए बाकी भी अगर 0 हो गए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग क्या है, यहाँ लिखा है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन या लिखा है नो सोल्यूशन। इसका मतलब है 2 वेरिएबल में
वहां पर हमने 100% लिखा था कि अगर टू वेरिएबल में अगर डी जीरो है, D1 D2 भी जीरो है तो नो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, उसमें कोई सोचने वाला पॉइंट नहीं था। लेकिन यहाँ पर सोचने वाला पॉइंट है कि अगर तीनों जीरो हो जाते हैं तो नो सोल्यूशन हो भी सकता है, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, और अगर नहीं होगा तो नो सोल्यूशन का केस होगा। इसका मतलब इसमें डाउट होगा, इतने से ऐड नहीं लिख दोगे, इतना आ गया कि सारे जीरो हो गए तो आप कह दो कि इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन हो गया या नो सोल्यूशन। वो चेक किया जाएगा। कैसे करते हैं? रूल क्या है? रूल है, स्टेप 1 है कि z बराबर k पुट कर दो इन टू ऑफ देम, यानी कि हमारे पास 3 समीकरण अगर कोई दे रखे हुए हैं, 3 समीकरण हमारे पास है, तो कोई 2 लेकर के उसमें k की वैल्यू रख देंगे, यानी k z की वैल्यू k रख देंगे। उसके बाद उन दोनों को हल कर लेंगे। तो हल करेंगे तो वहां पर वैल्यू जो निकलेगी वो k में मिलेगा आंसर हमारा, यानी x बराबर आएगा कुछ और y बराबर कुछ आएगा, k फॉर्म में आएगा। और जो भी वो मान आए वो मान आप क्या करोगे, तीसरे समीकरण में पुट कर दोगे। देखिए यहाँ से स्टेप्स क्या, सेकंड क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x y एंड z इन थर्ड इक्वेशन, जो तीसरी इक्वेशन होगी उसमें रख देंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तीसरे समीकरण को तो यहाँ पर बोलेंगे इनफाइनाइटली सोल्यूशन, अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो नो सोल्यूशन केस है। ये वाला केस बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ लिखा d बराबर 0, लिखा एट लीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉन जीरो। इसका मतलब है कि D1 D2 D3 में एक कम से कम नॉन जीरो, 2 हो जाए 3 हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो एक नॉन जीरो होना चाहिए, यानी एक ऐसा आ जाए जो जीरो के बराबर ना हो, तो यहाँ पर नो सोल्यूशन का केस है। बाकी हम चेक करेंगे, इसमें नहीं चेक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए थ्योरी पढ़ लिया है, अब एक एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर दे रखा 3 1 और 2, ठीक है। 3 और 1 2 रखा हुआ है। हमारे पास एक केस है डज नॉट इक्वल टू 0 का। ये हमने क्वेश्चन ऐसा बनाया ताकि आपको समझ में, थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी तो चीजें आपको एक एक क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले इसका डी देखते हैं क्या है। तो डी क्या आएगा यहाँ से, डी बराबर हमारे पास 1 1 1, यहाँ से आएगा 1 0 2, यहाँ से आ जाएगा 3 1 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान तरीका होता है, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट जीरो बना लीजिए। तो एक काम करिए, देखिए जीरो है ना, तो एक काम करिए ना, आप इसको करिए, इसको ऊपर माइनस कर दीजिए तो हमारा ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो एक काम करिए, तो आप क्या करिए, यहाँ से ऑपरेशन लगा दीजिए, R1 में R3 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा -2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 1 0 2, ये हो गया 3 1 1। इतना क्लियर हो गया। ये ऑपरेशन कौन सा लगाया हमने? ऑपरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑपरेशन जो हमारा था ये ऑपरेशन आया है, ये R1 चेंज हुआ है R1 में जो है R3 घटा करके, ठीक है। R1 में R3 हमने क्या किया, घटा दिया है, तो ये हमारा R1 आ गया है, ये -2 हो गया, 0 0 हो गया। अब आप एक काम करो ना, R1 के अबाउट एक्सपेंड कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया -2 और इससे रो कॉलम हटा दिया, ये 1 0 हो जाएगा, ये -2, यानी इसकी वैल्यू आ रही +4। क्या वैल्यू आ रही? +4 वैल्यू आ रही। सेम इसी तरह से हम निकाल लेते हैं किसको, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए D1 निकाल लेते हैं। तो D1 कैसे आएगा? D1 का रूल बहुत आसान है, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए 6 7 12 से, तो यहाँ से आ जाएगा 6 7 और ये 12, बाकी वैसे उतार दीजिए 1 0 1 0 1, ठीक है, 1 2 1 2 1, ठीक है। ये आ गया D1। फर्स्ट कॉलम को हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 6 7 12 से। वही सेम प्रोसेस है, इसमें कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करने से पहले ऑपरेशन लगा देते हैं। ऑपरेशन में फिर वही काम करिए, इसको 0 बनाना है, या तो एक काम करिए इसको 0 बना लीजिए, तो इस बार R1 को R3 में घटा दीजिए, तो 6 1 1 पढ़ रहे दीजिए, तो 7 0 2 हो गया, इसको माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ से 0 0, ठीक है। आप कुछ मत करिए, आप इसको खोल दीजिए R3 के अबाउट, तो हो जाएगा 6, इससे होकर रो कॉलम चली गई, ये तो ये 2 2 -0 क्या आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। D1 की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है। सेम इसी तरह से हम जो है क्या करते हैं, हमारे पास जो है D2 निकाल लेते हैं। D2 कैसे निकलेगा उसको देख लीजिए। D2 निकलेगा, D2 निकालने का तरीका है सेम वही चीज। आप क्या करिए, एक काम करिए कि जो हमारे पास यहाँ से देखिए, हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास यहाँ पर D बराबर जो था इसकी वैल्यू आप नोट करिए, बस खाली आप C2 को बदल दीजिए, किससे, यहाँ से 6 7 12 से, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म यहाँ पर देखिए 6 7 12 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या करिए, 6 7 12 से रिप्लेस कर दीजिए यहाँ से,
ये आ जाएगा 6, 7 और ये 12। ठीक है, C2 को बता 1 1 3 1 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिए, इसको एक्सपेंड करने का तरीका वही है, ज्यादा से ज्यादा जीरो बना लीजिए। तरीका क्या है, एक बार इसको माइनस कर दीजिए, फिर 3 से गुणा करके इसको माइनस कर दीजिएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ से एक काम करिए, आप R2 को R1 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करिए, एक काम करिए कि इसको 0 बनाने के लिए 3 से गुणा करके आप R3 में घटा दीजिए, तो ये 1 7 2 बढ़ाने दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको आप इसमें घटा दीजिए, किससे गुणा करके, 3 से गुणा करके, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, है ना। और 3 से 21, 21 आप घटा दीजिए 12 में, 8 1 9। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 -9 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप गुणा करके 3 से गुणा करके 3 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गुना 6 और माइनस के 5। इतना क्लियर है, कितना क्लियर है। तो यहाँ से एक ज्यादा एलिमेंट 0 होगा, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, माइनस, इससे होकर रो कॉलम चली गई, तो ये माइनस का 5 हो गया। ठीक है, इसका गुणा कर दीजिए, प्लस का 9, ये माइनस का 9 हो जाए, 9 5 14। ठीक है, कितना आ रहा, 14 आ रहा है यहाँ से। यहाँ से देखिएगा रिजल्ट क्या है हमारे पास, देखिए कहीं मिस्टेक हुई क्या। 4, यहाँ से देखिए D1 क्या था हमारे पास, D1 हमारे पास आ गया था, D2 हमारे पास क्या आया है 1 3 1 1 3। और यहाँ से आप देख सकते हो इसको किससे रिप्लेस किया, 6 7 12 कर दिया, 1 2 1 कर दिया। आपने क्या किया, इसको इसमें माइनस कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से माइनस किया तो ये 0 हो गया, ये माइनस, यहाँ से देखिए गड़बड़ हो गया, जब 6 - 7 करेंगे तो यहाँ से माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, ये गड़बड़ हुआ, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, और -1 आ जाएगा, और यहाँ से देखिए इसको माइनस किया, ये -1 हो गया। इसके बाद इसको 3 से गुणा करके माइनस किया, 0 किस -9। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये देखिए गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा ये प्लस का, यहाँ से देखिए ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा आपका प्लस का 5, और ये आ गया, यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी, इसको सही कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस का 4 वैल्यू आ गया, D2 आ गया। अब इसी तरह से D3 निकाल लीजिए, D3 कैसे निकलेगा देखिए, D3 बिल्कुल सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे, बस खाली आपको वही तो क्या करना, लास्ट वाला जो है इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, हमारे पास 6 7 8 से ना, इसको लास्ट वाला रिप्लेस कर देंगे हम, यहाँ से आ जाएगा 6 7 और ये 12। ठीक है, 6 7 12 हो गया। बाकी एज इट इज जैसे था वैसे नोट कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास 1 1 3 था। ठीक है, और फिर ये 1 0 1। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको आप ओपन कर लीजिए, बस खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आप क्या करिए, R1 को R3 में माइनस कर दीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा 0 मिल जाएंगे, 1 1 6, ये 1 0 7, इसको माइनस कर दीजिए, 2 हो गया, इसको माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। अब एक काम करिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए C2 के पावर, तो ये प्लस माइनस, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, इससे होकर रो कॉलम गई 6 और 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से माइनस का 8 आएगा, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। अब थोड़ा सा देखिए इसको, हमने आपको समझाया, अब इसको आप एक एक चीज देखिए हमने क्या किया। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है, D1 आ गया है, D2 आ गया है और D3 आ गया। ठीक है, D1 की वैल्यू आई है 12 और D2 की वैल्यू आई है 4 और D3 की वैल्यू आई है 8। ठीक है, और D हमारे पास था 4। तो ये केस था हमारे पास कौन सा, ये केस था हमारा D does not equal to 0 वाला। कौन सा केस आया हमारे पास, D does not equal to 0। अच्छा, D does not equal to 0 हल कैसा होगा, एक हल होगा, हल होगा होगा। और जब एक हल होगा तो उसका हल क्या होगा, उसको देख लेते हैं। तो वो हमारे पास x बराबर आ जाएगा D1/D। तो D1 की वैल्यू क्या ही है यहाँ से हमारे पास, देख सकते हैं 12, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 3 12 हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और इसी तरह से y निकाल लीजिए, y का सूत्र होता है D2/D। तो D2 कितना आया हमारे पास, D2 आया है 4, और ये हमारे पास 4 कट गया, हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह से बराबर आ गया D3/D। तो D3 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, D3 की वैल्यू है यहाँ से 8 और D की वैल्यू कितनी है 4।
तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई है, एक्स बराबर देखिए 3 और वाई बराबर 1, जेड बराबर 2। ठीक है, तीनों वैल्यू एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 1 और जेड बराबर यहाँ से 2, 3 वैल्यू हमारे पास वैल्यू आ गई हैं। तो ये सोल्यूशन था। ये कौन सा केस हमने लगाया था इसमें, इसमें केस हमने लगाया है डी डज नॉट इक्वल टू 0 का। ये क्रैमर रूल का फर्स्ट केस था जो हमने अभी यहाँ पे सूत्र में हमने पढ़ा था। डी डज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका सोल्यूशन यूनिक होगा। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ये फाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। इसमें हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। एक एक चीज देखेंगे तब समझेंगे चीजें ना। सबसे पहले D1 फिर D2 फिर D3, सब है ना, सब चीजें निकाल लेंगे। शुरुआत करते हैं D से। चलिए, इसका D क्या होगा, D हमारे पास आएगा, देखिए तो D हमारे पास आएगा यहाँ से 1 1 1 1 1 1 और ये 1 2 3 और ये हो जाएगा 1 3। इतना क्लियर है। ये D आ गया। अब यहाँ से D1 निकाल लीजिए। D1 बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए 1 4 7 से, 1 4 7 से, और यहाँ से 1 2 3 उतार दीजिए, 1 2 3 और ये 1 3 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप निकाल लीजिए D2। D2 कैसे निकलेगा, D2 कैसे निकलेगा, आप क्या करिए, C2 को रिप्लेस कर दीजिए 1 4 7 से, तो C2 में 1 4 7 आ जाएगा। बाकी एज इट इज उतार दीजिए, 1 1 1 उतार दीजिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 1 3 5 1 3 5। क्लियर है। और इसी तरह से D3 निकाल लीजिए। D3 में क्या करिए, लास्ट वाला रिप्लेस कर दीजिए, यानी हमारे पास जो C3 है उसको 1 4 7 से रिप्लेस कर दीजिए, तो 1 4 7 ये हमारे पास आ गया लास्ट। और ये हो गया 1 1 1, ये हो गया 1 2 3, ये हमारे पास D3 आ गया है। अब एक काम करिए, सबको एक्सपेंड कर दीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। एक एक चीज करते हैं। तो D बराबर क्या आएगा हमारे पास, आप क्या करिए, इसको जीरो करने के लिए 1 घटा दीजिए, घटा दीजिए, तो 1 1 1 यहाँ से आएगा 0 और ये 2 इसको घटा दीजिए, यानी इसको इसमें घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से, देखिए ये वाली इसके बराबर हो गए ना, यहाँ से देखिए 2 पंक्तियां बराबर हो गया, यानी R2 बराबर हो गया R3, तो इसका मान सीधे 0 हो जाएगा। तो D बराबर 0 आ चुका है यहाँ से हमारे पास। अब हम बात करते हैं किसकी, D1 की। तो D1 कैसे निकलेगा उसको देख लेते हैं। D1 का भी तरीका वही है, सेम वैसे इस्तेमाल करेंगे। एक काम करिए, यहाँ इसको इसमें घटा दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद इसको इसमें माइनस कर दिए, तो ये 0 हो जाएगा। यानी पहले C2 को C1 में घटा दीजिए और फिर C3 को C2 में घटा दीजिए। देखिए क्या आता है रिजल्ट, यहाँ से 1 4 7, यहाँ से घटाना है, घटा दीजिए पहले, ये 0 हो गया और ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे 0, ये हो गया -1 और ये हो जाएगा -2, 1 3 5 आ गया। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, देखिए इससे होकर रो कॉलम चली गई, तो 1 ब्रैकेट में बच जाएगा, ये -4 हो गया और ये +4, ये कट के हो गया 0। तो D1 भी हमारा 0 आ गया। वैसे सारे 0 आएंगे क्योंकि केसी हमने वैसा लिया है। आप निकाल के देखिएगा, D2 निकाल लेते हैं। तो D2 में वही काम करिए, एक काम करिए, इसको इसमें माइनस कर दिए, इसको इसमें माइनस कर दिए, यानी R1 को R2 माइनस कर दिए, R2 को R3 माइनस कर दीजिए, तो 1 1 1, ये हो गया 0, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 2, फिर इसको इसमें माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। इसको देखिए यहाँ से R2 बराबर R3 हो गया, तो इसका सीधे D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बराबर हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह से आप D3 निकाल लीजिए। D3 कैसे करेंगे, सेम वही चीज, R1 को R2 माइनस कर दीजिए, R2 को R3 माइनस कर दीजिए, ये हो गया 1 1 1 0 1 3, इसको माइनस कर देंगे 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। ठीक है, फिर वही चीज आ गई, R2 और R3 बराबर हो गया, तो इसका मान 0 हो गया। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, D बराबर 0 और D1 बराबर 0, D2 बराबर 0 और D3 बराबर 0। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, जो भी चीजें हम सारी बात बता रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, डी बराबर आया है D1 के, और D1 बराबर है D2 के, और D2 बराबर है D3 के। तीनों की वैल्यू यानी चारों की वैल्यू आई है 0। यहाँ क्लियर, इतना इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इतना अगर क्लियर हो गया है आपको तो आगे एक काम ये करिए, रूल हमने बताया था, इसमें क्या करिए, किन्हीं दो समीकरण में z बराबर k पुट कर दीजिए। क्या करिए, z बराबर k पुट करिए, देखिए क्या आता है। यहां से क्या करिए समीकरण एक और हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से समीकरण एक और दो ले लेते हैं। ये समीकरण एक और ये समीकरण दो। ठीक है, यहां लिखेंगे समीकरण एक व दो में z बराबर k रखने पर, ठीक है, z बराबर k रखने पर देखिए क्या आता है। अगर z बराबर k रखते के तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 माइनस के। ठीक है, यहाँ से देखिए k रखेंगे तो k उधर चला जाएगा, 1 माइनस के आ जाएगा, तो यहाँ दूसरा समीकरण बनेगा x प्लस 2y बराबर आ जाएगा माइनस का 3k। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से ये बन गया हमारा 2/2। आप देखिए 2 वेरिएबल बन गया है, ये 2 वेरिएबल बन गया, तो हम क्राइमर रूल लगाएंगे अब हम 2 वेरिएबल के लिए। तो 2 वेरिएबल में आपको तीन चीजें चाहिए, 1 1 1 2। ठीक है, इसी तरह से D1 निकाल लीजिए, D1 आ जाएगा यहाँ से। आप इसको रिप्लेस कर दीजिए कांस्टेंट से, 1 माइनस के, यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस का 3k, और ये 1 और 2, ये आ गया हमारे पास D1। इसी तरह से आप निकाल लीजिए D2, तो आएगा हमारे पास 1 1 1 2 को रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो गया 1 माइनस के, और ये 4 माइनस 3k, ये आ गया हमारे पास D2। ठीक है, तो D आ गया, D1 आ गया, D2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। एक बात बताइए, D बराबर क्या वैल्यू आ रही है, 2 1 कम 2, और ये 2 माइनस 1 आ गया 1, डज नॉट इक्वल टू 0 आया। D बराबर आया है डज नॉट इक्वल टू 0 आया। इससे क्या निकल के आया, D अगर 0 नहीं होता है तो ये होता है केस यूनिक सोल्यूशन का, ये है यूनिक सोल्यूशन का। इसका मतलब है इसको अगर हम हल करेंगे इन दोनों समीकरण को, तो हल हमारा यूनिक आएगा। यूनिक आएगा तो कैसे आएगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए आप यहां से बताइए D1 की वैल्यू क्या आई है। D1 की वैल्यू D1 बराबर आएगा यहाँ से देखिए, इसको हल कर देंगे 2 माइनस का 2k यहाँ से, और ये माइनस का 4 और प्लस का 3k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा k माइनस 2 आ गया D1 की वैल्यू। सेम D2 भी निकाल लीजिए, D2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 माइनस 3k, 4 माइनस का 3k, और ये माइनस का 1 प्लस का k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस का 2k आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये प्लस का 3 आ जाएगा। क्लियर है, तो D1 D2 आ गया। अब हमारा सोल्यूशन x बराबर होता है D अपान D1। तो D की वैल्यू कितनी है यहाँ से हमारे पास, सॉरी उल्टा कर दिया, D1 अपान D होता है ना यहाँ से, D1 अपान D। तो D1 की वैल्यू क्या है यहाँ से k माइनस 2, D की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से, D की वैल्यू बनाई थी, यहाँ रख दीजिए, तो ये हो गया k माइनस 2 आ गया। और y की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से आ जाएगी D2 अपान D। तो D2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से देख सकते हो, माइनस का 2k प्लस 3 अपान में 1, ये हो जाएगा माइनस का 2k प्लस 3। तो D1 भी x भी आ गया, y भी आ गया। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको समझिएगा, ये मेन है। मेन ये है कि x की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से x की वैल्यू आई है k माइनस 2। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आई है यहाँ से, y की वैल्यू आई है माइनस का 2k प्लस 3, और z बराबर हमने k लिया था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमने हल किया, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हमने पहले और दूसरे समीकरण को जो हल किया है, x की वैल्यू क्या रही, z की वैल्यू क्या रही, देखिए। और देखिए यहाँ से k माइनस 2 लिखा ना x की वैल्यू, यहाँ से देखिए क्या रही k माइनस 2, और y की वैल्यू माइनस 2k प्लस 3, और यहाँ क्या लिखा है माइनस 2k प्लस 3, और z बराबर k। वही वैल्यू आ रही है जो हमने यहाँ पर लिख रखा हुआ है। लेकिन अभी हम इसको क्या नहीं कह सकते कि सोल्यूशन होगा। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक ये जो हल है तीसरे समीकरण को सेटिस्फाई ना करे, इस वाले को,
इस वाले समीकरण को, इस तीसरे वाले को। तीसरा समीकरण हमारे पास यहाँ नोट कर लेते हैं, x प्लस का 3y, ठीक है, और प्लस का 5z और बराबर 7। ये समीकरण हो गया 3, ठीक है। अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं। अगर ये जो x y z की वैल्यू आई है पहले और समीकरण दूसरे से आया है, ये किससे 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 आया है, ये समीकरण 1 व 2 का हल है, 2 का हल है, ठीक है। 1 और 2 का हल है, तो ये अगर समीकरण तीसरा समीकरण को सेटिस्फाई कर जाता है तो अनंत हल होगा, और नहीं हो तो फिर कोई हल नहीं होगा। रख देते हैं, चलिए। ये हो जाएगा k माइनस 2, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 3, ब्रैकेट में y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2k प्लस 3, और यहाँ से 5z 5k बराबर 7। इसको हल कर लीजिए, तो हो जाएगा k माइनस 2, ये माइनस का 6k, ये 3 का 9 हो जाएगा, प्लस का 5k बराबर 7, ठीक है। तो यहाँ से हल कर लीजिए, आ जाएगा माइनस का 5k और ये है प्लस का 5k, और ये 9 में 2 चला गया, 7 बराबर 7, ये कट जाएगा, 7 बराबर 7 आ जाएगा, यानी बायां पक्ष बराबर, यानी LHS। इसका मतलब है कि ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू तीसरे समीकरण को सेटिस्फाई कर रही है, और सेटिस्फाई अगर कर पाती हैं तो फिर हम कहेंगे कि जो उपरोक्त दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में ये जो हमारे पास है, ये तीनों समीकरण का जो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। कितने सोल्यूशन होंगे इसके, अनंत हल होंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। अब आप देखिए यहाँ से कि इसका जो हमने सूत्र पढ़ा था वो क्या था, सूत्र हमारे पास ये था, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि अगर तीनों डी जीरो हो जाएगा और तीनों जीरो हो जाए तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा तो सोल्यूशन होगा। तो वही हमने कहा था स्टेप 1 में कि z बराबर k पुट कर दीजिए कोई दो समीकरण में और उनको हल कर लीजिए, ठीक है। k में उनकी वैल्यू k के रूप में फाइंड कर लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x y एंड z इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड इसको रख देंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, नहीं किया तो नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन लिया हमने, बस अंतर इतना है कि सेम यहाँ पर भी d बराबर 0, d1 बराबर 0, d2 बराबर 0, d3 बराबर 0, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा वो हम देखते हैं, तभी तो आपको सारी थ्योरी क्लियर होगी, जब तक एक एक चीज नहीं समझेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं हम d, t क्या आएगा इसका, इसका यहाँ से d बराबर आ जाएगा, काफी सेंस निकालिए, 1 माइनस 3 और ये 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 और ये माइनस का 6, ये हो गया, उसके बाद 3 माइनस 9 15, ये हमारे पास d आ गया, ठीक है। सेम आप निकाल लीजिए d1, d1 कैसे निकलेगा, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए 4 11 12 से, 4 11 और 12 से, बाकी वही उतार दीजिए, माइनस का 3 और माइनस का 6 और ये माइनस का 9, उसके बाद 5 फिर 10 और ये 15, ये हमारा d1 आ गया है। सेम इस तरह से आ जाएगा d2, d2 कैसे निकलेगा, इस बार हम बीच वाले को बदल देंगे, बीच वाले को बदल देंगे किससे, 4 11 12 से। तो पहला और तीसरा नोट कर दीजिए, 1 1 2 3, तो यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, बीच वाले को रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 11 और 12, और लास्ट वाला क्या है 5 10 15, 5 10 और इस बार हम निकालेंगे 3, तो निकालने का तरीका है, इस बार लास्ट वाला बदल देंगे, यानी 1 2 3 और लास्ट ये है माइनस का 3 और ये माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 9, और लास्ट हमारे पास आ जाएगा 4 11 12, और ये हो जाए 11 और 12, ये आ गया d1 d2 d3। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए देखिए कैसे हल होगा। एक काम भी करिए, यहां देखिए 5 कॉमन ले लीजिए, यहां से अगर देखा जाए 5 कॉमन ले लीजिए तो 1 2 3 बचता है, डी में अगर 5 कॉमन ले लिया जाए 1 2 3, ये हो गया माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9, ये हो जाएगा 1 2 3। एक बात बताइए, ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मान सीधे 0 हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 5 गुणे 0 बराबर 0, तो d बराबर 0 आ चुका है। चलिए d1 निकाल लेते हैं, d1 निकालने का बिल्कुल सेम प्रोसेस वही यूज करेंगे। एक काम ही करिए ना,
यहाँ से देखिए -3 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 2 3, और यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी 1 2 3 बचेगा। तो यहाँ से -3 कॉमन ले लीजिए और यहाँ से ले लीजिए 5, तो ब्रैकेट में बचेगा 4 12 11 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से 12, और यहाँ से 1 2 3 1 2 3, तो सेम आ गया। ये -15, यहाँ से देखिए C2 बराबर हो गया C3 के 0, तो सीधे D1 भी 0 आ गया है। सेम इसी तरह से D2 निकाल लीजिए, यही काम यहाँ भी करेंगे। 5 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या 1 2 3, तो यहाँ 5 गुणे 0, इसका सीधे मान 0 लिखते हैं, यहाँ निकालेंगे नहीं, ठीक है, इसका सीधे मान क्या आ गया 0। सेम इसी तरह से D3 निकाल लीजिए। D3 कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए -3 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 1 2 3 1 2 3, तो C1 बराबर C2, तो इसका भी मान सीधे क्या हो जाएगा 0। तो रिजल्ट हमारे पास आया है सेम। क्या रिजल्ट आया देखिए, यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो यहाँ जो रिजल्ट आया है वो आया है D1 बराबर D2 बराबर D3 और D भी साथ में, चारों वैल्यू का मान क्या आया है 0 आया है। ये बात यहाँ से हमें प्राप्त हुई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात, क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये केस था हमारा, चारों वैल्यू 0 हो गई। अब हम क्या करेंगे, कोई 2 को लेकर के हल कर लेंगे और तीसरे को देखेंगे सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो एक काम करिए, Z बराबर आप एक काम करिए, इसमें पुट कर दीजिए K पहले वाले में। चलिए समीकरण 2, ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हल करें। समीकरण 1 व 2 में Z बराबर K रखने पर रख दीजिए, तो x माइनस का 3y और ये प्लस का ये आ जाएगा 4 माइनस 5 के, ये हो गया पहला समीकरण। दूसरे से क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x, ठीक है, माइनस का 6y और बराबर हो जाएगा 11 माइनस 10 के। इतना क्लियर हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हल कर लीजिए। समीकरण को हल करने का तरीका क्या है, इसका बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है। यहाँ देखिए एक चीज आप बताइए, इसको आप ध्यान दीजिए, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, इसको ध्यान दीजिए, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है ना। तो यहाँ पर एक चीज, अगर डायरेक्ट अगर बात किया जाए, अगर यहाँ 2 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस 3y और प्लस का 5, ये हो जाएगा 11/2। देखा जाए तो सेम पहला समीकरण सेम हो गया, बराबर इधर 4 इधर 11/2। यहाँ 3 से भाग कर दीजिए तो बचा x माइनस का, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का यहाँ से बच जाएगा 3। देखिए यहाँ से माइनस का 3y बचेगा, यहाँ से 5, यहाँ से 3 से भाग के 5 बचेगा ना, यहाँ से देखिए सेम मैच कर रहा है ना, और यहाँ से 12/3 आ जाएगा। तो देखिए राइट साइड में जो बाएं साइड में है, तीनों के समीकरण सेम हो गए। यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 11/2 आ रहा है, यहाँ 12/3 यानी 4 आ रहा है। जिसका मतलब है तीनों समीकरण की वैल्यू सेम दे रहा है, तो ये ऐसे ही पता चल रहा नो सोल्यूशन है। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर x माइनस 3y बराबर ये दे रखा हुआ है, और x माइनस 6y बराबर, देखिए यहाँ से क्या आएगा, इसको हल करते हैं। यहाँ से एक चीज बताइए, इसको क्रैमर रूल से अगर देखा जाए तो यहाँ से d बराबर क्या आएगा, 1 माइनस 3 2 और ये माइनस 6 आ गया। और d1 बराबर क्या आएगा, यहाँ से d1 बराबर क्या आएगा, तो d1 बराबर आएगा, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से पहले रिप्लेस कर दीजिए, ये 4 माइनस का 5 के, और यहाँ से आएगा, यहाँ देखिए 11 माइनस का 10 के, ठीक है, और ये माइनस और ये -6 आ जाएगा d1। d2 क्या आएगा, d2 देख लीजिए, यहाँ से d2 कहाँ गया, निकालने के लिए आप इसको रिप्लेस कर दीजिए 1 2, ठीक है। इस बार सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए, 4 माइनस का 5 के, ये हो जाएगा 11 माइनस का 10 के। इतना क्लियर हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको हल कर लीजिए। डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, देखिए ये 6 और -6 प्लस 0 आ रहा है ना डी। अब यहाँ से डी 0 आ रहा है, तो d1 देख लीजिए, d1 देख लीजिए। अब आपको पता है
अगर डी 0 आ गया है तो यहाँ से देखिए D1 क्या आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 6 चौके 24 और 6 पंचे 30 प्लस का 30 के, और इससे 30 गुणा करिए माइनस का 33 और ये प्लस का हो जाएगा, ये देखिए 10 है ना, ये हो जाएगा 30 के। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ D1 बराबर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से हो जाएगा 30 30 60, यहाँ देखिए 60 के, इसको आप गले 57। ठीक है, D1 की वैल्यू आ गई ना, D1 की वैल्यू 57 क्या आ गई है। एक चीज आप देखिए ध्यान से, तो D1 और D2 निकलेगा भी यहाँ से, तो ये D केस 0 बराबर था कौन सा आपको पता है, ये 2/2 में, यहाँ से देखिए कहाँ गया ये, इसको देखिए तभी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए D अगर 0 हो जाता है तो अगर दोनों 0 हो गए तो अनंत हल होगा, और अगर उनमें से एक भी नॉन जीरो हो जाएगा तो कोई भी हल नहीं होगा। यही चीज हमने आपको बताई थी। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से देखिएगा, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से D बराबर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो और जो हमारे पास D1 आया है, D1 की वैल्यू हमने यहाँ से एक्सपेंड किया, तो यहाँ से देखिए 4 माइनस 5 क्या आया यहाँ से, और यहाँ से आया था 11 माइनस 10 के। ठीक है, 11 माइनस 10 के, इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आया था ये 6 चौके 24 माइनस का, और 6 पंचे 30 प्लस का हो गया, और माइनस से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस का, ये 33 आएगा, प्लस का 33 आएगा, और ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिए, इसको सही कर लीजिए, ये माइनस का और ये प्लस माइनस का 30 के। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, ये दोनों कट गए और ये आ गया, इसको हल कर लीजिए, ये आ गया 24 घटा दीजिए, 6 3 9, D1 की वैल्यू आ गई 9, और D1 डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो एक बात हमको ये बताइए कि D 0 हो गया और D1 9 आ गया, तो हमने पढ़ा है कि D 0 है और D1 और D2 में कोई एक नॉन जीरो आ जाए, तो फिर इसका मतलब है इन दोनों को हल करने का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इन दोनों का जब कोई हल ही नहीं मिलेगा, तो फिर हम तीसरे को सेटिस्फाई क्या करेंगे। क्लियर है। और या फिर इसके अलावा अगर डायरेक्ट को समझना चाहो तो यहां से लिखा है x माइनस का 3y प्लस का 5z बराबर 4 लिखा है। इसको देखिए 2 से भाग कर दीजिए, लिखा है x माइनस का 3y, ये प्लस का हो जाएगा 5y 5z, यहाँ से 5z हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 11/2। तो एक बात बताइए, ये सेम वैल्यू 4 के बराबर है और सेम वैल्यू 11/2 के बराबर है, ऐसा कहाँ पॉसिबल हो सकता है। ये दोनों अलग अलग प्लेन हैं जो कि पैरेलल हैं, उनको कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई हल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट ही उसका हल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये हमने क्या दिखाया आपको, यहाँ केस क्या था, चारों के चारों जीरो हो गए थे, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं निकला। तो इसका मतलब जो ये थ्योरी जो हमने आपको बताई थी, थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चारों जीरो हो जाए तो कोई जरूरी नहीं इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, नो सोल्यूशन का भी केस हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक केस और लेते हैं, इसका नो सोल्यूशन का केस है, तो यहाँ पर हम सारी चीजें निकाल लेते हैं आराम से, ये भी खत्म कर देते हैं, ये भी आसान है। तो यहाँ से डी निकालने का है 3 माइनस 1 और ये 2, यहाँ से हो जाएगा 2 और ये 1 और 3, ये 1 और -2 और ये -1। ठीक है, डी आ गया। अब यहाँ से D1 निकाल लीजिए। D1 कैसे निकलेगा, ये हो गया 3 -1 और ये 2, और एक काम करिए, इसको इसी तरह रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 5 और 1। ठीक है, बाकी यहाँ से लीजिए 1 -2 और 3 और -1। एक काम करिए, पहले डी निकाल लीजिए और फिर D1 निकाल लीजिए। अगर D1 नॉन जीरो आ जाता है फिर D2 और D3 निकालने की जरूरत नहीं है, एक एक चेक करते चलिए। इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए। एक काम करिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद इसको आप एक काम करिए, इसको 0 कर दिया ना, अब इसको 2 से गुणा करके नीचे जोड़ दीजिए, 2 1 3 हो गया। इसको 2 से गुणा करके नीचे जोड़ें, 2 3 4 1 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 3 6 1 5 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इससे को रो कॉलम गई तो ये प्लस 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 हो जाएगा ये, और इससे होकर रो कॉलम गई, ये बचेगा 25 -25
ये सीधे 0। तो d बराबर 0 कैसा आ गया, d बराबर 0 कैसा आ गया। अब d1 निकाल लीजिए। d1 कैसे निकलेगा, वही सेम कर दीजिए, ऊपर जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए इसमें। तो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 5। ठीक है, इसमें हमने वही नोट कर दिया है। एक थोड़ा ये देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। d1 को रिप्लेस करेंगे 351 से, यहाँ से 351 लिखा जाएगा ना, यहाँ से -1 और ये 1 और ये माइनस का 2, ये हो गया 2 3 और ये -1। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो ये 5 3 8 हो गया, इसको इसमें जोड़ दीजिए 0 हो गया, ये 3 2 5 हो गया। अब एक काम करिए, इसको 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए, 5 10 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको तो 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 और -1 5, बाकी नीचे वाली वही उतार दीजिए, 5 1 और 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, रो कॉलम हटा दीजिए, ये 8 5 40 हो गया, अब माइनस का 11 5 55, ये आ गया माइनस का 10 नॉट इक्वल टू 0। एक बात क्लियर हो गई कि d 0 आ गया और d1 डज नॉट इक्वल टू 0। हमने पढ़ रखी है कि अगर d 0 है और d1 d2 d3 में कोई एक नॉन जीरो आ जाए तो ये कौन सा केस है, नो सोल्यूशन केस है। तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा नो सोल्यूशन, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो कैसे बताई गई चीजें, हमने यहाँ पर क्या किया था, 4 क्वेश्चन लिए, चारों के चारों क्वेश्चन, इसके जो चारों केसेस थे हमने चारों क्वेश्चन एक एक एग्जांपल लेकर समझा दिया। ठीक है, और इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए हम नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है क्रैमर नियम का उपयोग करके इन तीनों समीकरण के निकायों को हल करना है। एक क्वेश्चन दिया है, इसमें हल भी दे रखा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन केस है। इसको आप घर में बैठ करके आप इनको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसे इसको हल किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्रैमर रूल जो हमने आपको पढ़ाया है ये इंपॉर्टेंट कितना है, तो सब देखिए यहाँ पर लिखा है, एक 3 समीकरण दे रखे हुए हैं, तो इसको कहा गया था क्रैमर रूल से उसको हल करिए। टीजी की परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है, हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं। इसको हम सबसे पहले शॉर्टकट से देखते हैं। शॉर्टकट क्या होता है कि जो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू है किसी में रख के देख लीजिए। यहाँ क्या लिखा है, देखिए जेड बराबर 4, पहला समीकरण ये देखिए। ठीक है, इसका मतलब है तीनों का जोड़ 4 होना चाहिए। तो इस चारों ऑप्शन में किसका किसका जोड़ 4 है, देखिए 1 और 2 जोड़ देंगे तो ये 4 आएगा। यहाँ से क्या जोड़ आएगा, जोड़ 3 4 1 5 आएगा, और यहाँ से जोड़ आएगा 5। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर खत्म हो चुके हैं। तो डाउट अब ये है कि हमारा या तो ए होगा या तो नन ऑफ दीज होगा। तो अब चेक कैसे करेंगे, तो जब एक को सेटिस्फाई कर गया है 1 1 2, तो दूसरे को चेक करो फटाक से। तो यहाँ से x बराबर यहाँ 1 रखेंगे तो 2 आ गया, यहाँ से -1 और ये प्लस का 4 बराबर 5, तो 6 में गया 5 बराबर 5, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसको देख लीजिए यहाँ से, तो ये 1 ये माइनस का 2 ये माइनस का 2 ये माइनस का 3, ये माइनस का 3 बराबर माइनस का 3, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब हमारा ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है पुटिंग मेथड। पुटिंग मेथड से तो क्वेश्चन क्रैमर रूल कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव में आ गया तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे वो चीज हम सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसी को क्रैमर रूल से हल करना है तो क्रैमर रूल से हल करेंगे। तो यहाँ पर डी निकालना होगा, डी बराबर निकालेंगे 1 1 1, और फिर इसके बाद -1 2, और यहाँ से आ जाएगा 1 -2 और ये -1। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 4 5 और -3, 4 5 और -3। एक बार C1 को फिर C2 को फिर C3 को रिप्लेस कर देंगे, यानी यहाँ से D1 निकाल लेंगे। तो D1 निकालेंगे तो C1 को बदल देंगे 4 5 -3, 4 5 और -3, बाकी वही रख दीजिए 1 2 -1। फिर यहाँ से D2 निकाल लीजिए, D2 को इस बार C2 को बदल दीजिए 1 2 1, तो C2 बदलेगा 4 5 -3, 4 5 और ये -3, और उसके बाद ये आ जाएगा 1 2 -1 1 2 -1। D3 निकाल लीजिए, D3 निकालेंगे तो D3 क्या आएगा, D3 आएगा हमारे पास, C3 बदल दीजिए 1 1 -1 -2, और ये आ जाएगा 4 5 4 माइनस। ठीक है, तो ये हमारा D आ गया, D1 आ गया, D2 आ गया, D3 आ गया। आपको क्या करना है, D बराबर निकालना है, D1 निकालना, सारी वैल्यू निकाल लो। ये वैसे नॉन जीरो आ जाएगा, नॉन जीरो अगर आ जाएगा तो सीधे आप चेक करिए, इसको नॉन जीरो आना भी चाहिए क्योंकि एक हल आ रहा है यहाँ पे। इसको हल कर लेंगे तो ये 1 2 1, इसको इसमें घटा दिए 0 हो गया है ना, यहाँ से ठीक है, -1 था ना ये, ठीक, इसको इसमें घटा दिए 0 हो गया, इसको घटा दिए -3 हो गया, और इसको इसमें घटा दिए ये -3 हो गया।
अब फिर इस केस में घटा दीजिए 0 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, इसको इसमें घटा दीजिए, यहाँ से क्या आएगा देखिए, और ये प्लस का 2 ये 1 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ गया माइनस का 3, ठीक है, और ये प्लस का 9, 6 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो डी डज नॉट इक्वल टू 0 है, एक कौन सा केस है, डी डज नॉट इक्वल टू 0 है, यूनिक का केस है। तो एक्स बराबर डी अपॉन डी वन, डी वन अपॉन डी, वाई बराबर डी टू अपॉन डी, जेड बराबर, इसे कर लीजिएगा, बाकी आप करिए कैसे करते हैं, सब कुछ बता दिया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पीजीटी परीक्षा 2009 का क्रैमर रूल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारे पास देखिए 3 समीकरण दे रखे हुए हैं, तो वही सेम काम करिए, पुटिंग मेथड देख लीजिए, शॉर्टकट मेथड इसका सबसे आसान तरीका होता है। तो पहला देखिए एक्स बराबर, यहाँ देखिए जेड बराबर 0 है, तो जेड बराबर 0, एक्स बराबर 0 कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास बचता है ये, सिर्फ इतना बचता है। तो इस समीकरण में रखिए एक्स बराबर 1, तो ये हो जाएगा 5, और जेड बराबर माइनस का 14, और इसमें घटा देंगे तो माइनस का 9 आएगा, जबकि 13 दिया है, तो इसका मतलब है ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अच्छा 1 1 2 1 2 0, अब 0 रख दीजिए, तो यहाँ से बचेगा 4x प्लस वाई बराबर 6, तरीका होता है, जेड 0 कर दिया, अब एक्स और वाई किलो रख देंगे, तो यहाँ से रख दिया 4, और ये हो जाएगा 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब बाकी में चेक कर लीजिए, बाकी में चेक कर लीजिए, इसमें रख दीजिए, ये 0 कर दीजिए, यहाँ से बचेगा 3x प्लस 5y बराबर 13, रख के देख लीजिए, 1 और 2, ये हो गया 3, 10 3 13, सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी रख लीजिए, 1 2 0, ये हो गया 2, ये 18, ये 0 बराबर 18 2 20, 20 बराबर 20, ठीक है। तो सेटिस्फाई करके हमारा बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, आसान है, कुछ नहीं है। और क्रैमर रूल इसका कैसे हल करेंगे, जाहिर सी बात है, एक हल आ रहा है, यूनिक हल है, तो डी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, निकाल के देख लीजिएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्या वही है, बस इसको आप क्रैमर रूल से हल करोगे, ये हमने जगह छोड़ दी है, इसको आप डी निकालिए, D1 निकालिए, D3 निकालिए, और उसको कंपेयर करिए क्या प्रोसेस है क्रैमर रूल से लगाने का, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने आपको सारी चीजें बताई हैं क्रैमर रूल्स के बारे में, संबंधित बारे में। ये सिर्फ आज का जो हमारा टॉपिक था ये नॉन होमोजीनियस का था, अभी हमने होमोजीनियस के बारे में चर्चा नहीं किया है। अगली क्लास में होमोजीनियस के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे होमोजीनियस का सोल्यूशन निकालते हैं, उसमें क्या क्या केस होते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करिए, इसके जितने पॉइंट हमने समझाए उनको आप घर पे प्रैक्टिस करिए, RD सर में किताब ले लीजिए, उससे क्वेश्चन उठाइए और उनके प्रैक्टिस करिए, तब जाके थ्योरी आपकी और मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले